दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ अन्य राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 56। पहला प्रश्न दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, संथानम समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ संथानम समिति नहीं संबंधित है। आप जान लीजिए, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, ये सभी चुनाव और चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि संथानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसका गठन 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा से लिया गया है। तो इसमें आपको विकल्प बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि उदारवाद अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा, याद रखिएगा दोस्तों, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मुक्तता अथवा स्वतंत्रता की दशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। ऑप्शन है, बाजार संसाधनों का सर्वोच्च इस्तेमाल करता है, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है, और निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है ये आप जान लीजिए, नौ उदारवाद के संबंध में प्रमुख तर्क नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर आप सभी साथी जानते भी होंगे, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। ये किसका कथन है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्टालिन, माओ सेतुंग, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो सही उत्तर है लेनिन का। दोस्तों आप जान लीजिए, लेनिन का कथन है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? फांसीवाद विचारधारा जो है किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है? देखिए, समाज का निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही या आज्ञा पालन और अनुशासन। तो आप जान भी सकते हैं, सर्वहारा की तानाशाही दोस्तों, ये आप जानते हैं कि ये मार्क्सवाद से संबंधित है, न कि फांसीवाद से। और आप जान लीजिए कि फांसीवाद दोस्तों उदारवाद और समाजवाद दोनों का विरोधी है। ये सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। इसमें समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय सर्वोच्चता या उत्कृष्टता का विचार, आज्ञा पालन और अनुशासन, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। सर्वहारा की तानाशाही शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ये मानता था कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य यानी इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, मैकफर्सन, गालब्रेथ, रूजवेल्ट या कीन्स। तो किस विचारक का मानना है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये हैं गालब्रेथ। दोस्तों गालब्रेथ का मानना है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक इंडस्ट्रियल स्टेट यानी औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है?
तो उत्तर है अनुच्छेद 110। आप जानते भी होंगे धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कृति को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? बताइए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबिल ऑफ कम्युनिज्म किस कृति को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से देख लीजिए। सर्विसिज्म आफ्टर मार्क्स, या आप देख लीजिए सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या दास कैपिटल। तो आप जान लीजिए दोस्तों, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना है और दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल में मार्क्स ने पूंजीवाद के शोषणकारी रूप का व्यापक वर्णन किया है। तो याद रखिएगा साम्यवाद की बाइबिल दास कैपिटल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषताएं कौन सी थीं? पहला है कि ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये प्रत्येक व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये अस्थाई है और ये व्यक्तिगत है। तो इसमें से आप बहुत आसानी से चयनित कर सकते हैं कि कौन सा कथन आपका सही है। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 ये रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में सही हैं। आप जान लीजिए कि रूसो के जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, ये रूसो के सामाजिक समझौता का मूल आधार है और यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा 2 इच्छाओं की बात करता है रूसो। और उसका कहना है कि यथार्थ इच्छा जो है स्वार्थ प्रधान और भावना प्रधान होती है, लेकिन आदर्श इच्छा व्यक्ति की बौद्धिक और चिंतन का परिणाम और वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होती है और ये व्यक्ति की वास्तविक इच्छा है और ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और सबसे अच्छी इच्छा जो व्यक्ति की होती है उसका ये योग होती है जिसका उद्देश्य सामूहिक हित या कल्याण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है, तो ये आपका सही नहीं है। रूसो नहीं हाब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है, ये भी सही नहीं है। लाक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है, निरपेक्ष नहीं, ये भी नहीं आपका सही है। और सही उत्तर है हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं, तो ये कथन आपका सही है। और आप देखेंगे कि हाब्स और रूसो ने संप्रभुता को निरपेक्ष माना है और इन विचारकों ने राज्य में समितियों तक को स्थान नहीं दिया है। हाब्स का लेवायथन आप जान लीजिए कि हाब्स का लेवायथन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक जो है ये पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेशी कानून है। और रूसो ने संप्रभुता को जो सामान्य इच्छा में निहित किया है उसके द्वारा भी वो उसे असीम अविभाज्य और जो है सार्वभौमिक आदेश का समर्थन करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं निम्न में से किस समूह का अंबेडकर जी के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। इसमें हमारे जो प्राचीन काल के विचारक और महापुरुष हैं उनमें से किन विचारकों का अंबेडकर के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके हैं। तो आप जान लीजिए महात्मा बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले, ये जो आपका ग्रुप है विचारकों का, इनका जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत का मनु कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे कबीर और ज्योतिबा फूले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर देखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से अम्बेडकर जी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 13, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किसमें पाया जाता है। इसमें प्राचीन भारत के ग्रंथ दिए गए हैं, वेद, अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार या भगवत गीता। तो सबसे पहले किस भारतीय राजनीतिक जो है ग्रंथ में व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत पाए जाते हैं, तो उत्तर है अर्थशास्त्र। और आप जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राजनीति का ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु में जिन अन्य बातों को शामिल किया गया है वे सभी राजनीति से संबंधित हैं और इसी कारण इस ग्रंथ में उनको स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विचारी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से नहीं है।
पहला है चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सारी चीज़ें चुनाव आयोग से संबंधित है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। क्यों? तो एकदम क्लियर हो जाइए दोस्तों कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर जो है निर्वाचन आयोग सारी चीज़ें तो ये करता है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। आप देख सकते हैं अधिसूचना पर जो जारी होता है उस पर राष्ट्रपति के आदेश से वो अधिसूचना जारी होती है। तो आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य के राज्यपाल जो हैं चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारे चुनाव हैं उनकी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी होती है और निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन तिथि आदि की घोषणा उसके बाद करता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन में जो कथन और कारण दिए गए हैं इनके आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए कथन है कि मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों को काल्पनिक समाजवादी कहा है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की थी, ये कारण आपका सही नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। और ऐसा क्यों है? तो आप जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स ने अपने पहले के सभी जो राजनीतिक चिंतक और विचारक थे उनको यूटोपियन या काल्पनिक समाजवादी कहा था, क्योंकि ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण के समर्थक थे, लेकिन इनके पास कोई निश्चित प्लान या दर्शन नहीं था कि ये विषमता कैसे आती है और इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही हैं और इसमें आपको क्या बताना है? कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। पहला है दोस्तों बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बेंथम महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करते हैं, तो दोस्तों सही है ये भी। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ही आप ऐसे अगर जो ये पूछा जाए कि इसमें से कौन से कथन सही हैं तो तीनों सही हैं, लेकिन जब कोड दिया गया है तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 का कोई कोड नहीं है, तो इसमें से आप कन्फ्यूजन करेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें सबसे अस्पष्ट जो हैं वो 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 आप भी सही मानेंगे, लेकिन 1 2 3 सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो है उसमें बताया कि व्यक्ति अपने सुखों या उपयोगिता में वृद्धि अधिकतम करना चाहता है और ये महिला मताधिकार का समर्थक भी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बेंथम में दार्शनिक उग्रवादी जो हैं वो बेंथम के अनुयायी थे, ये सही है। तो ऐसे मोटे तौर पर 1 2 3 तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन इसमें 1 और 3 आप सही करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी पुस्तक बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए लिखी थी? तो आप जान लीजिए ऑप्शन ए सीधे सीधे ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन यानी ए है और दूसरा कारण आर है। कथन है कि मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है, जब तक कि वो ऐच्छिक, अनौपचारिकता और नुकसानदेह सरोकार के बिना है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कारण है कि स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मिल की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में पड़े या जब किसी मनुष्य द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य पालन में रुकावट हो, तो मिल उस स्वतंत्रता पे जो है प्रतिबंध लगाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जॉन स्टुअर्ट मिल की नहीं है? देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑन वीमेन और द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये मिल की रचना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है और अन्य पुस्तकें आप जानते भी हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि 1932 का पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और ये एरवदा जेल में सीटों के आरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इस बात के समर्थक थे कि किसी सभ्य समुदाय के बिना सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? ऑप्शन है जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल और जे.बी. प्रिस्टले। तो केवल मिल भर देख के आप हड़बड़ी में उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि जेम्स मिल और जे.एस. मिल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जेम्स मिल जे.एस. मिल के पिता हैं, लेकिन सही उत्तर इसका जे.एस. मिल होगा। जे.एस. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। वो इस बात को मानता है कि किसी सभ्य समुदाय के लिए किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। और वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जाने से रोकना उचित है जहां वह अनजाने में जा रहा है, जबकि वहां जाना खतरनाक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 14। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित नेहरू की अध्यक्षता में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इसमें कुल 14 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? पहला है कि ये संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। मिल के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं किया गया है और ये सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका मिल द्वारा प्रतिपादित जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। मिल कहता है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों या धनी व्यक्तियों को ही मत देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वो समान मताधिकार की भी बात नहीं करता है। वो कहता है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, उनको एक से अधिक मत देने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। बिलोबी की पुस्तक कौन सी है? द नेचर ऑफ स्टेट यानी राज्य की प्रकृति। जेम्स प्रथम ने द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं रूसो की रचना है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्न में से किसने जो है बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक और उदार विकल्प माना है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर या एम एन राय? तो सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है और डॉक्टर बाबा साहब का मानना है कि निम्न जातियों के उद्धार के लिए जो है लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? व्यक्ति का महत्व, तर्कसंगत, समता समाज या श्रेणीगत असमानता? तो आप जान लीजिए दोस्तों, श्रेणीगत असमानता का विचार जो है ये बाबा साहब के विचारधारा का लक्षण नहीं है और अंबेडकर जी ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिक और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का कौन सा लक्षण नहीं है?
योजना, आर्थिक समानता, रूढ़िवाद और सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें आप देख लीजिए, रूढ़िवाद जो है ये नेहरू के प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का लक्षण नहीं है। रूढ़िवाद नेहरू के प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा की विशेषता नहीं है। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार माने गए हैं। इन्होंने योजना आधारित विकास का समर्थन किया, आर्थिक समानता, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन की बात की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शास्त्र में ये कहा गया है कि यद्यपि राजा मनुष्य है फिर भी उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ये जो है ये कथन किसका है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनुस्मृति में ये चीज़ें कही गई हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा मनुष्य है फिर भी उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि वह 8 प्रमुख देवताओं के अंशों से निर्मित है, इसलिए वो मनुष्य के आकार में ईश्वर है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न आसान सा है कि कौटिल्य के राज्य का अंग क्या नहीं है? स्वामी, अमात्य, वर्ण व्यवस्था और दंड। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों ऑप्शन सी जो है कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र शामिल हैं। वर्ण व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को तैयार किया था? भीष्म, मनु, कौटिल्य या अशोक? तो सही उत्तर है दोस्तों, कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है और कौटिल्य ने व्यवस्थित रूप में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका विचार था कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो उत्तर क्या है? आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स का कथन है। मार्क्स का कहना है कि राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था हमेशा ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। मार्क्स ने कहा है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रिट का अर्थ क्या है? एक व्यापारी द्वारा जारी आदेश, एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी आदेश, एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम के ऊपर नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी अनौपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो इसमें से रिट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। रिट का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके लिए उच्चतम न्यायालय ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसमें 5 प्रकार की रिटें जो है जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालयों को भी इसी प्रकार के रिट जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं और स्थगित किए जा सकते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए, किसी आंतरिक या बाह्य युद्ध के दौरान कोई संकटकालीन स्थिति जब होता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान ये है कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत जो अधिकार हैं दोस्तों, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जीवन के अधिकार को छोड़कर दोस्तों जो संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है ये भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में 10 थी, लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन 2002 आया था, उसके अनुसार जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या वर्तमान में 11 हो गई है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और आप जान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर या राष्ट्र की एकता पर? तो आप जान लीजिए, भारतीय संघवाद जो है वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी तरह से किया गया है कि संघ की मजबूती बनी रहे। और संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्तियों को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। और आप जान लीजिए कि भारत और अमेरिकी संघ की जो प्रणाली है वो अलग-अलग है। अमेरिकी संघ में वहाँ के राज्यों ने संघ का निर्माण किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है किन आधार पर? केवल धर्म के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर, भाषा और जात के आधार पर या फिर धर्म या प्रजाति के आधार पर? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, धर्म और भाषा के आधार पर। आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 और 30, देखिए आर्टिकल 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान के अंतर्गत धर्म और भाषा के आधार पर ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या अंतर्राष्ट्रीय परिषद? तो सही उत्तर है योजना आयोग, ये संविधानेतर संस्था है। और आप जान लीजिए योजना आयोग दोस्तों, जब ये बनाया गया था योजना आयोग एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। और इसके स्थान पर दोस्तों योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसके आयोग स्थान पर एक नया नीति आयोग स्थापित किया गया है, वो भी एक संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य यानी रिपब्लिक है। भारत एक गणराज्य है, इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इस कारण से भारत जो है वो गणराज्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणराज्य है। और भारत का सर्वोच्च अधिकारी जो पद है वो वंशानुगत राजा अथवा सम्राट न होकर भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित या भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। और भारत में जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई बहुमत की सरकार कार्य करती है। और भारत में जो राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च पदाधिकारी होता है दोस्तों, उसका पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए यहाँ पर गणराज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। ये किस वर्ष में हुआ है? तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखिएगा, 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। तो ये है ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और दोस्तों ये प्रावधान 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? इनका कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, तो बिल्कुल सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, सही नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, तो ये भी सही नहीं है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में आप केवल 1 और 2 आपके सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है संशोधन की बहुल प्रक्रिया और राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, और संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें? देखिए, राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में। तो यदि संविधान परम संप्रभु है तो आप जान लीजिए तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में आरोपित होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक का प्रावधान किया गया है? तो आप जान लीजिए ये केरल राज्य में है, और केरल में स्थानीय शासन के लिए भी ऑम्बुड्समैन है। लोकपाल यानी ऑम्बुड्समैन संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और ये जो है जनहित रक्षक के रूप में कार्य करती है, और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनकी जांच करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर या जॉन साइमन? तो सही उत्तर है जॉन साइमन। देखिए, सर जॉन साइमन भारत में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय जो है ये एक दल था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, और इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। अगला प्रश्न है, कौन एक नेहरू समिति या नेहरू कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सर अली इमाम? दोस्तों देखिए, जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 को किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और नेहरू समिति के सदस्यों में सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, टीबी सप्रू, एनएम जोशी, मंगल सिंह और एमएस अड़े आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनतंत्र को वृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार कौन सा है? विकेंद्रीकरण, संघवाद, अधिकार और प्रतिनिधित्व? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जनतंत्र को बृहद और जटिल समाज के लिए आधुनिक समय में व्यवहार बनाने वाला प्रमुख विचार जो है, अगर देखा जाए तो ये विकेंद्रीकरण है, और विकेंद्रीकरण कार्य शक्ति और लोगों या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजन करने की प्रक्रिया को कहलाता है। और दोस्तों ये अगर जो हम देखें तो विकेंद्रीकरण जो है ये जनतंत्र को वृहद और जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार है। अगला प्रश्न है, कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? तो ये बुक जो है सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा लिखी गई है, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं का टकराव जो है दोस्तों, ये भी सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ किस वर्ष उठाई थी? आपको बताना है। तो उत्तर है 1940 में, और ये कराची अधिवेशन था। दोस्तों मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ 1940 में उठाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि 1900 देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य के लिए सबसे पहले आवाज़ किस वर्ष उठाई थी?
तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर जो हम मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग की बात करें, तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इकबाल ने कहा था, जो उर्दू शायर थे, कि संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण में मुसलमानों की अंतिम परिणति है। और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने गढ़ा था, और ये एक छात्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, और उसने 5 राज्यों जो है पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध के प्रथम अक्षर और बलूचिस्तान से अंतिम अक्षर लेकर पाकिस्तान शब्द की बात की थी। और दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन नहीं, सुधार कर लीजिए कि पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग पहली बार 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, उठाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है अपने, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 के अधिवेशन में हुआ था। यहाँ पर पाकिस्तान शब्द नहीं आया था, लेकिन लीग का यही लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है, और लीग ने यहीं से पाकिस्तान की मांग शुरू की थी। और उसके बाद 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो यानी डिवाइड एंड गो, तो विभाजन करो और यहाँ से जाओ का नारा लगाए। इस तरह से पाकिस्तान की मांग को संस्थागत रूप यहीं से दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो उत्तर है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। जब लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, सहभागिता नहीं करते हैं, तो ये सरकार के लिए बहुत अधिक संतोष का कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। अल्पतंत्र का लौह नियम, जिसको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अल्पतंत्र का लौह नियम मिचेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शक्ति अभिजन या पावर एलीट से है? तो पावर एलीट सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी सही उत्तर है। पावर एलीट या शक्ति अभिजन की अवधारणा सी राइट मिल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य पद संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है, तथापि कुछ निहित शक्तियां भी होती हैं। निहित शक्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी या आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है, ये किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि ऐसी परंपरा के रूप में हुआ है, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई, और ये अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया है। तो निहित शक्तियों का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? स्विट्जरलैंड, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन या ग्रेट ब्रिटेन? तो सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में जो संविधान है वो परंपरा और अभिसमयों पर आधारित है, और एक विचारक हैं टॉमस पेन, वो कहते हैं कि संविधान को
वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप में वहाँ संविधान होता ही नहीं है। और दोस्तों डी टाकविले एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो याद रखिए कि ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस एक देश में विधि का शासन या जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं पाया जाता है? भारत, फ्रांस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है फ्रांस में विधि का शासन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जो है प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय होते हैं, यानी नागरिक विधि अलग और नागरिक न्यायालय अलग, प्रशासकीय विधि अलग और उसके न्यायालय अलग। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में विधि का शासन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किया है? देखिए, हाब्स, मैकियावेली, बोंदा या मॉन्टेस्क्यू। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध कृति है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें उसने शासन प्रणालियों में गणतंत्र, राजतंत्र, निरंकुश गणतंत्र में जो है इसका विभाजन किया है। तो गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में जो है ये प्रणालियों का विभाजन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए, संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, संघीय या लोकतंत्रात्मक। तो सही उत्तर है संघीय शब्द। आप देख सकते हैं जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से जो है मिलान करना है। इसमें शासन का शुद्ध रूप और अपभ्रष्ट रूप का मिलान आपको करना है। राजतंत्र जो है शुद्ध रूप है, इसका अपभ्रष्ट रूप या भ्रष्ट रूप किसको माना गया है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये राजतंत्र और इसका भ्रष्ट रूप आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र को माना गया है। और कुलीन तंत्र अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुलीन तंत्र, तो इसका मिलान करिए ऐसे, अगर जो आप मिलान करें तो राजतंत्र ये अत्याचारी शासन से, कुलीन तंत्र जो है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कुलीन तंत्र जो है ये अल्पतंत्र से और इसका भ्रष्ट रूप, और राज्य व्यवस्था लोकतंत्र से, और आदर्श राज्य समान तंत्र या प्रथम व्यवस्था से ये आदर्श राज्य का मिलान किया जा सकता है। तो 2, 3, 1, 4 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। ये दिए गए विकल्पों में से किस देश पर लागू होता है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से किन देशों पर यह लागू होता है कि हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश द्वारा माना गया है? तो ये भारत और अमेरिका के बारे में कहा जा सकता है। 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के तहत दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड कमीशन जो है, सेकेंड बैकवर्ड कमीशन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो सही उत्तर है 1979 में बीपी मंडल के द्वारा। दोस्तों बीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में 1 जनवरी 1979 में दूसरे पिछड़े वर्ग का गठन किया गया था और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड रखे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में निर्मित हुआ था, और ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में गठित हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें कन्फ्यूजिंग हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अन्य साथी उस पर जवाब देंगे कि कौन सा उत्तर उसमें सही होगा। तो 1-2 तो ऐसे थोड़ा सा विवादित या कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं,
कोई प्रश्न तो उन पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाभकारक हो रहा है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आप को जो है अपनी तैयारी में कितनी ये सहूलियत दे रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है आपको इससे, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं हर वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हमारे कोई भी साथी इसकी ज़हमत नहीं उठाना चाहते हैं कि वो बता दें कि ये कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। आप जब कमेंट करेंगे तो उससे मुझे थोड़ा-सा मनोबल और प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है, आपकी तैयारी में कितना हेल्प मिल रही है इस वीडियो से। आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।